नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 दिसंबर 2021 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 147 एपिसोड यानी 147वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल सैटरडे यानी कि 18 दिसंबर 2021 को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे रूल के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं जो भी बताता हूँ, मैं अपना एनालिसिस, अपना व्यू बताता हूँ। उस पर ट्रेड करना ना करना, स्टॉक्स लेना ना लेना, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए देखते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और 147वां एपिसोड यानी 147 एपिसोड हो चुके हैं आज लगा के। पिछले हर सप्ताह लेकर आता हूं और इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेरी सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा कि आज रात संडे को यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, जैसा कि आपको पता है महीने में 2 बार। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूट्यूब के लिए बदलता ब्लू चिप। ब्लू चिप का डिफिनेशन क्या हो रहा है, ब्लू चिप क्या जो पहले ब्लू चिप चला आ रहा है पुराने ब्लू चिप, क्या वही आगे भी लीड करेंगे या वो ब्लू चिप बदल के कोई दूसरा ब्लू चिप उसकी जगह ले लेगा। तो इस टॉपिक पे ही आज हम लोग पूरी बात करेंगे यूट्यूब पर। तो आप लोग ज़रूर रात 9 बजे ज़रूर ज्वाइन करें यूट्यूब के लाइव सेशन में। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो आपके सवाल मेरे जवाब का है 147 एपिसोड में किन का पहला सवाल है। तो और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ चार्ट रिलेटेड, स्टॉक्स, मार्केट रिलेटेड जानकारी सब कुछ मिलते रहता है आपको। चलिए शुरुआत करता हूँ इस एपिसोड का। सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पे भेजा है अतुल गोडे साहब ने। अतुल गोडे जी लिख रहे हैं सिटी अम्बाला, स्टेट हरियाणा से। इनका सवाल है, सर मैंने MGL को बाय किया है अक्टूबर मंथ में 1050 में, क्वांटिटी 24 है। अभी MGL CMP 890 चल रहा है, 890 चल रहा है। होल्ड करूं या एग्जिट करूं या एवरेज करूं, क्या करना है? यानी अतुल गोडे जी ने MGL को खरीदा हुआ है 1050 के भाव पे। तो चलिए MGL को लगाते हैं। देखिए सर, मार्केट अभी मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि मार्केट तो डाउन में है, ट्रेंड थोड़ा निगेटिव हुआ है अभी रिसेंटली, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो वहाँ पे आपने 1050 के आसपास में लिया। और ठीक ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, यही कहीं ना कहीं उसके बाद से मार्केट में तेज़ गिरावट आया, इस स्टॉक्स में भी तेज़ गिरावट आया। तो अब 1050 जो आपकी बाइंग प्राइस है वो कुछ ये वाला जो मेरा गोल लाइन बना हुआ है, ये बॉक्स वाला एरिया है 1050 के आसपास का, बिल्कुल आपने यहीं पर लिया हुआ है। तो देखिए सर, अभी आपको इस पर व्यू मैं अपना क्लियर कर देता हूँ। ये स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो चुका है, 870 के आसपास में ये प्राइस चल रहा है। आपने लिखा 890, बस उसी के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, 870 के आसपास में, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या है समस्या कि ये प्राइस यहाँ पे जब इसने 18 नवंबर 2020 यानी 1 साल पहले वाला प्राइस के भी इसने ब्रेक कर दिया और ये गैप बना हुआ था, उस गैप को इसने लगभग फील कर दिया। अभी इसके पास थोड़े डाउन साइड अभी भी बचे हुए, मैं अगेन बता दूं, डाउन साइड थोड़े अभी भी बचे हुए हैं। अगर अभी एवरेज आपको नहीं करना है, मैं अगेन बता दूं, एवरेज अगर आपके मन में आ रहा है तो एवरेज अभी नहीं करना है। अगर आपको ये स्टॉक 820 रुपये के आसपास मिलता है, 830 रुपये के आसपास मिलता है, तो ज़रूर 800 से 820 के पास में एवरेज ज़रूर करें। इस स्टॉक को आप होल्ड करके भी चल सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से इसमें गिरावट आया, डर बढ़ता है तो प्राइस नीचे आता है। हमेशा याद रखिए, फियर बढ़ता है तो प्राइस नीचे आता है। तो फियर है, फियर में प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद कभी भी आपको सेल आउट नहीं करना था, वहाँ पे माल को उठाना होता है, एक्युमुलेट करना होता है। तो थोड़ा और डर अगर आता है तो मार्केट और यहाँ से थोड़ा करेक्ट करेगा, ये स्टॉक करेक्ट करेगा, देन आप 800-820 के आसपास में एवरेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एवरेज, मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ एवरेज नहीं करने की, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए, यहीं पे आपको टाइम दिखा दे, यहीं पे बिताने लग जाए, तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आपको एवरेज करना हो तो आपको 950 रुपये के ऊपर करेंगे। कितना? 950 के ऊपर जब निकलेगा तब एवरेज करेंगे, या तो 800-820 रुपये के आसपास में एवरेज करेंगे MGL में। तो इसमें ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टॉक्स ठीक है, स्टॉक क्वालिटी वाला है, उसमें उतना परेशानी, थोड़ा डाउन साइड में आ सकता है 800-820 के आसपास में, एवरेज वहाँ पर बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आपका रिस्क के ओवर हो रहा है तो एक बार आप एग्जिट जरूर कर लें। 900 और 950 के ऊपर से दोबारा अगर रिटर्न करता है ऊपर की तरफ, फिर आप एंट्री कर सकते हैं MGL में। तो अतुल जी,
ये है आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। उम्मीद है कि जो सवाल जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है अतुल जी के बाद लिखा है सी के पंडित जी ने। सी के पंडित जी गुजरात से लिख रहे हैं, और गुजरात अहमदाबाद से, कि वर्लपूल एंड शोभा लिमिटेड एंड एम फाइनेंस एंड अंबुजा सीमेंट एंड हेमी प्रॉपर्टी एंड वेदांता, फिर भूल गए एंड नहीं लिखा है इसके बाद, एंड HDFC लाइफ एंड लुपिन। तो सर ये एक बार आप इतने बार एंड लिखेंगे तो कैसे चलेगा पंडित साहब, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। आप एक बार सारे क्वेश्चन लिखें और एक एक करके लिखते जाएं, नीचे में स्टॉक इंटर करते जाएं, डालते जाएं, उसके बाद आप लिखें। अगर इतनी बार एंड लगाएंगे तो सर मेरा ही एंड हो जाना है ना, नहीं बनता पढ़ने में सर। आप अपनी परेशानी तो लिखते हैं, मेरी भी परेशानी समझिए, पढ़ने में नहीं बन पाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर भी सुनते होंगे। मेरे हालांकि लगता नहीं कि आप आंसर सुनते होंगे, क्योंकि सुनते तो ये चीज़ आप पहले भी सुधार कर लेते। तो वर्लपूल और शोभा लिमिटेड, M&M फाइनेंस, अंबुजा सीमेंट, हेमी प्रॉपर्टी, वेदांता, HDFC लाइफ, लुपिन, ये सारे स्टॉक्स आपने लिए हैं या नहीं लिए मुझे पता नहीं, लेकिन आप लेना चाहते हैं। तो सर एक्चुअली आपने पिछले बार भी पूछा था, और आपने पिछले बार जो स्टॉक्स पूछे थे वो थे आपके पास में गोकुल रिफॉइल्स, सेल्बी, रूपा इंडस्ट्री, वैभव ग्लोबल वगैरह वगैरह। आपने ये सब शायद स्टॉक्स के बारे में पूछा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अभी आप वर्लपूल पूछ रहे हैं कि कहाँ पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एक बार तो मैंने कितनी बार आपको कहा है कि सर मुझे गुजराती नहीं आता, मुझे तो हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता, है ना। तो कृपया कर इंग्लिश में ही हिंदी वर्ड को इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो ज़्यादा, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैं अपने हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली आप क्या पूछना चाहते हैं। तो शायद इनका पूछने का मतलब है कि ये किस प्राइस पे लेना है। देखिए वर्लपूल जिस प्राइस पे लेंगे सही प्राइस है, जिस भी प्राइस पे आप ले लें वर्लपूल जैसा स्टॉक को, अगर आप करेंट भाव पे भी लेते हैं तब भी ठीक है, नीचे के भाव पे लेते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि ये सब स्टॉक्स अगर नीचे के भाव पे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये हमेशा आपको महंगा ही लगेगा। ये स्टॉक के साथ एक खासियत क्या है कि ये हमेशा आपको महंगा ही लगेगा, क्योंकि स्टॉक क्वालिटी वाले जो स्टॉक होते हैं ना वो हमेशा महंगा होता है। तो आप नीचे के भाव अगर मिलते हैं 1800 के 1750 के आसपास मिलता है तब भी ले सकते हैं, करेंट भाव पे भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, 1900 के ऊपर निकलता है तब भी आप वर्लपूल को लेकर चल सकते हैं। तो वर्लपूल में कोई खराबी ऐसे दिख नहीं रही है। दूसरा है आपके पास शोभा लिमिटेड, जो कि प्रॉपर्टी वाला है। इस स्टॉक को आप 850 के ऊपर लीजिए, 875 के ऊपर लीजिए, उसके पहले मत लीजिएगा शोभा को, ठीक है ना। और M&M फाइनेंस, तो M&M फाइनेंस के बारे में तो मैंने बार बार इसमें बताता हूँ अपने फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस में कि M&M फाइनेंस में करके क्या जाना है, क्या करके रखना चाहिए आपको M&M फाइनेंस का। ये क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये थोड़ा करेक्ट करके और आ सकता है नीचे। अगर ये गिरता, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल यहाँ से देखिए 148 से 150 के रेंज पे ये 3 से 4 बार ये इसी जगह से बाउंस करके ऊपर गया, और अभी रिसेंटली बिल्कुल उसके पास में आके खड़ा है। अगर ये स्टॉक नीचे गिर जाता है तो ज़रूर आपको नीचे के पास में 140 के आसपास में मिलेगा, और अगर 140 के आसपास मिलता है तो वो एक बढ़िया जगह हो सकता है जहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं M&M फाइनेंस में। अगर यहीं से घूम जाता है ऊपर तो फिर 160 से 65 के ऊपर में पोजीशन बनाना चाहिए M&M फाइनेंस में। अंबुजा सीमेंट, ये भी बेहतरीन स्टॉक है। अंबुजा सीमेंट 368 यानी 368 के आसपास में ट्रेड कर रहा है अंबुजा सीमेंट। सर इसको आप 380 से 85 के ऊपर पोजीशन बनाइए, इस जगह पे थोड़ा रिस्क हो जाता है अंबुजा सीमेंट में। हेमी प्रॉपर्टीज़, देखिए एक्चुअली नाम है इसका हेमी स्पेयर प्रॉपर्टीज़, है ना। तो मैं ऐसे तो है तो हेमी प्रॉपर्टीज़ भी, फिर भी मैं चेक यही है हेमी स्पेयर प्रॉपर्टीज़। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 128 के आसपास में चल रहा है, तो इस पर नज़र रखिए। ये हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ नीचे की साइड में एक सपोर्ट है 120 के आसपास में, अगर ये आपको 120 के आसपास से मिलता है, जहाँ से ये 3 बार पहले भी बाउंस हुआ है, अगर ये मिलता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, उस ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकआउट कर दे ऊपर के चार्ट पर तो फिर आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो कि 135 से 140 के आसपास में हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ का प्राइस आता है। वेदांता, अभी तो वेदांता में सारे लोग मज़े में थे, अब क्या हो गया वेदांता में, लोग एकदम वेदांता को लेके ऊपर जा रहे थे। सर ये गिरता है, गिरेगा ही, चलेगा ही, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेदांता क्वालिटी स्टॉक है, आप पोजीशन बनाए, नीचे आने पे एवरेज भी कर सकते हैं वेदांता में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ लेंगे वहाँ से गिर जाएगा 20 पॉइंट नीचे तो ऐसा लगेगा कि फंस गए, नहीं। क्वालिटी स्टॉक्स में
आप कभी फंसते नहीं हैं, है ना। वो कभी ना कभी आपको निकाल के बाहर कर देता है, यानी कि आपको पैसा बना के देता है, लेकिन आप होल्ड कर पाते या नहीं। सही जगह कहाँ है, तो वो 300-320 के आसपास में है। नीचे आने पर ऊपर की तरफ कहाँ है, तो 360 के ऊपर जब निकलेगा तब फिर आप पोजीशन बना के चल सकते हैं वेदांता में। HDFC लाइफ, CK पंडित जी का अगला स्टॉक है HDFC लाइफ। देखिए HDFC लाइफ में एक है कि 630-640 ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है। 630 से 640 ये हमेशा, ये रेंज जो है ना, ये गैप जो बना रखा है, ये गैप हमेशा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी सारे स्टॉक्स एक से एक सपोर्ट एरिया पे आपको मिलेंगे, सब नीचे के भाव पे मिलेंगे। तो अगर पैसा बचा रखा है, पैसा जेब में है, तो बिल्कुल पोजीशन 650 के पास भी बना सकते हैं, और नीचे आने पे 620 के आसपास में भी HDFC लाइफ में पोजीशन बनाया जा सकता है। 680 के ऊपर भी निकल जाए तब भी वहाँ पर एक बार पोजीशन बनाने की कोशिश करना चाहिए HDFC लाइफ में। लुपिन में चलिए देखते हैं, आने दीजिए नीचे 850 के आसपास में अगर लुपिन आपको मिलता है तब आप पोजीशन बनाइए लुपिन में। ऊपर के टारगेट 900-950 के टारगेट के लिए लुपिन में। तो ये है पंडित जी, CK पंडित जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। और पंडित जी खासकर आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सवाल लिखने का तरीका बदलें। जो मैं कहता हूँ कि आप इतने बार एंड लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, पढ़ने में रीड नहीं कर पाते। मैं आपको अगर मैं खाने के बीच बीच में एक बार एक रोटी खाएं, आप फिर एक रसगुल्ला खिला दूँ आपको, फिर एक रोटी खाइए, फिर रसगुल्ला खिला दूँ, फिर रोटी खाए, फिर रसगुल्ला खिला, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। या तो लास्ट में खाना है रसगुल्ला, या तो शुरू में खा लेना। बात समझ रहे हैं ना। तो लास्ट में ही खाया जाता है खाने के बाद। तो उसी तरह जो जितने बार एंड लिखेंगे ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, वो रीड नहीं कर पाता हूँ सही से, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ अगली बार आप सब सुधार करके भेजेंगे। तो ये है पंडित जी के सवाल पर अपना जवाब। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, हालांकि आप देते नहीं हैं, लेकिन चलिए, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि अपना काम बनता, बाकी डैश 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 चलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो फीडबैक भी देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल है यमुनानगर हरियाणा से यशपाल शर्मा जी लिख रहे हैं। और यशपाल शर्मा जी का क्या सवाल है, सर रेट गेन के IPO में एसएल और टारगेट बताएं, और अगर एवरेज करना हो तो किस प्राइस पर करें। मेट्रो ब्रांड्स का IPO भी अलॉट हुआ है, लिस्टिंग पर क्या करें, प्लीज़ एडवाइस। देखिए ये तो वही सवाल हो गया यशपाल शर्मा जी, आप तो बहुत पुराने अनुभवी हैं, कि एक बच्चा ने जन्म लिया तुरंत, है ना, हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, बच्चा बाहर आया, और आप डायरेक्ट पंडित को बोल रहा के पूछ रहे डॉक्टर, ये पंडित बता दो ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर। अभी अगर तुम बोलोगे कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा तब तो हम इस बच्चे को रखेंगे, अदर डैश 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 हम कहीं छोड़ आएंगे, है ना। नहीं, ये जस्ट लाइक वैसे ही रेट गेन में हो गया। बच्चे ने भी जन्म लिया है, बात समझ रहे हैं यशपाल जी। बच्चे ने क्या हुआ है कि जन्म लिया, बेचारा एक दिन भी नहीं हो पाया, इसमें आपकी हालत ख़राब हो गई। चलने तो दीजिए बच्चे को, पैर बढ़ाने तो दीजिए बच्चे को, उसका बिहेवियर तो देखने दीजिए कि बच्चा करना क्या चाह रहा है। चोर बनेगा, बदमाश बनेगा, डाकू बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, लक्षण तो उसको दिखाने दीजिए। मालिक बच्चा पेट से बाहर आया और आप कह रहे हैं डॉक्टर को या इंजीनियर, उसको पंडित को बुला के बता दो कि ये बड़ा आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं तो भैया हम इसको कहीं छोड़ आएंगे। हैं, नहीं होंगे। इसको आप चलने दीजिए, पहले इसको बढ़ने दीजिए, बच्चे को पलने पुलने दीजिए, उसके बाद ही तो। यशपाल जी आप तो अनुभवी आदमी हैं, आप तो इतने सीनियर हैं, फिर भी तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, है ना। और जब आपने लिया होगा, एक बात समझिए, आप अपने आप से पूछिए कि आपने इसमें क्यों लगाया था पैसा, क्यों लगाया था। अगर वो चीज़ रीज़न अभी भी वैलिड है, वो चीज़ अभी भी बचा हुआ है तो आप बने रहिए। अगर वो रीज़न ख़त्म हो गया तो निकल जाइए। लेकिन ये चीज़ें कि बच्चा जन्म लेने के साथ ही अगर आप डॉक्टर इंजीनियर से पूछने लग जाएंगे, वो किसी पंडित को बुला के कि बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बता पाएगा? उसका बिहेवियर देखेगा तब ना वो लक्षण कैसा है। अभी एक दिन का हुआ है, बात समझ रहे हैं ना। तो अभी आप इसको होल्ड कर लीजिए कुछ दिन तक। और आपने व्हाट्सअप करके पर्सनली भी पूछा था, मैंने उस दिन भी यही बात आपको कहा था। अब है कि आपका मेट्रो ब्रांड्स का IPO भी अलॉट हुआ है। तो सर मेट्रो ब्रांड्स जो काम करते हैं ना, वो जूता चप्पल वाला काम करते हैं। पहले से बहुत सारे मार्केट में हैं जूते चप्पल, मेजा इंटरनेशनल है, बाटा है, रिलैक्सो है। अगर लिस्टिंग जिस तरह का मार्केट सिनेरियो चल रहा है, देखिए लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना अब कम हो गया। लिस्टिंग गेन कम हो गया संभावना इस वजह से क्योंकि मार्केट तो नीचे के भाव पे आ गया है, नेगेटिविटी फैल गया है, लोग डर से भी नहीं खरीदेंगे। बात समझे। अगर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है तो एक बार ज़रूर आप एग्जिट करने का कोशिश करिए, एक बार ज़रूर आप एग्जिट करने का कोशिश करिएगा यशपाल जी, ठीक है। तो ये है आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अब बढ़ूंगा और अगला सवाल की तरफ। तनवीर आलम जी दिल्ली से भेज रहे हैं अगला सवाल। और अगला सवाल है उनका कि मेरे पास चंबल फर्टिलाइज़र के 406 की बाइंग है, चंबल फर्टिलाइज़र, ओके।
चंबल फर्टिलाइज़र की 406 रुपये की बाइंग चल रही है। अडानी पोर्ट 755 की बाइंग है। तो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग चंबल फर्टिलाइज़र को देखते हैं कि क्या चल रहा है चंबल फर्टिलाइज़र में। तो चंबल फर्टिलाइज़र की प्राइस जो है इनके पास है 406 रुपये का, अभी 386 के आसपास चल रहा है। 406 इसी कैंडल के आसपास आपने कहीं पे लिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, चंबल फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र कंपनी में। देखिए सर, आपको इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जिस तरह के ये स्टॉक हालांकि अभी तो अप ट्रेंड में ही था, लेकिन अब अगर इसके सपोर्ट प्राइस की बात करें तो वो सपोर्ट प्राइस काफ़ी नीचे के रेट पर आया हुआ है, काफ़ी नीचे हो चुका है। तो मुझे लग रहा है एक बार आपको चंबल फर्टिलाइज़र नीचे के भाव अगर 370 360 दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास में आ जाए तो थोड़ा कंफर्टेबल जोन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक एवरेजिंग होना चाहिए। स्टॉप लॉस लेना है तो 360 से 55 रुपये के आसपास का ही ले सकते हैं। एवरेज करना चाहिए तो ये भी यही प्राइस है जहाँ पे आप एवरेज करके चल सकते हैं चंबल फर्टिलाइज़र में। 420 से 25 का एक हर्डल है, वो अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर के जोन पे तो फिर आपको एक अच्छे लेवल दिखा सकता है चंबल फर्टिलाइज़र। तो ये है व्यू आपके इन सवाल पे। अडानी पोर्ट 755 की बाइंग है। तो चलते हैं हम लोग अडानी पोर्ट की तरफ और देखते हैं क्या चल रहा है अडानी पोर्ट में। 755 की बाइंग है और अभी 723 चल रहा है। देखिए अडानी पोर्ट में भी सेम कंडीशन है सर। एक बार इसको 700 के आसपास आने से कोई रोकेगा नहीं, जैसा कि चार्ट दिखा रहा है 700 के पास से 755 की पाएंगे, यानी कि और भी अभी 20-25 पॉइंट इसको नीचे आना चाहिए। और वही प्राइस 760 से 65 का ही रेजिस्टेंस एरिया जो प्राइस आपने लिया हुआ है। तो स्टॉप लॉस एक बार 680 रुपये का यहाँ से दिख रहा है और 700 के आसपास इसको एक बार आना चाहिए, देन वहाँ से रिटर्न करने के चांस बन सकते हैं तनवीर जी अडानी पोर्ट में। तो ये है व्यू आपके इन सवाल पे। मैं नए व्यूवर से कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे कॉल्स वगैरह मिलते हैं और स्टडी मटेरियल, और टेलीग्राम चैनल पे भी ये सब सुविधा अवेलेबल है। अब बढ़ूंगा तनवीर जी के बाद अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल विनोद कुमार राजस्थान से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं विनोद कुमार राजस्थान से? इनका सवाल है, नमस्कार सर, आपकी हर एक वीडियो कुछ ना कुछ सिखाने वाली एंड मोटिवेट करने वाली होती है। थैंक यू सर। मेरा सवाल है कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा वर्क कौन सी एनालिसिस करती है? चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फंडामेंटल, ये तीन चीज़ें। चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फंडामेंटल। ये विनोद कुमार राजस्थान झलावर से पूछ रहे हैं। देखिए चीज़ें ये तीनों, अब तीनों कोई सबसे ज़्यादा काम नहीं करती, बल्कि ये तीनों चीज़ मिलके काम करती है। आपने सवाल ही गलत पूछ लिया। ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें से कौन से काम करते हैं? नहीं, ये तीनों चीज़ कोरिलेट है एक तीसरे से सर। चार्ट पैटर्न, आप सवाल पूछते हैं या कोई भी व्यक्ति सवाल पूछता है तो मैं क्या खोलता हूँ? फंडामेंटल नहीं, मैं सीधे स्टॉक के चार्ट खोलता हूँ, इसका अंदर चार्ट। उसके बाद क्या होता है कि फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल बनाता कौन है? तो फंडामेंटल सब जो बड़े स्मार्ट मनी होते हैं या उसका जो प्रमोटर होता है, अगर प्रमोटर अच्छा है यानी कि घर के अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो बाल बच्चे का भी संस्कार लगभग वो मान के चलता है कि अच्छा ही होगा। यानी अगर अच्छा होगा, अगर घर का संस्कार अच्छा है, माँ बाप का संस्कार अच्छा है, तो बाल बच्चे का भी संस्कार अच्छा होगा, ऐसा लोग मान के चलते हैं। तो उसका चाल चलन भी अच्छा होगा। इसका मतलब फंडामेंटल अच्छा होगा तो उसका चार्ट भी अच्छा हो जाएगा। बस चाल चलन मतलब चार्ट। और अगर वो चार्ट अच्छा बना रहा है तो इसका मतलब है कि उसको हर एक जगह पे फैमिली, तभी वो चार्ट अच्छा बना पा रहा है जहाँ पे उसको हर एक फैमिली के मेंबर का सपोर्ट मिलता है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या, ये तीनों सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, फंडामेंटल, तीनों एक दूसरे से, एक तीसरे से को रिलेट करता है आपस में। अब क्या चीज़ें हैं कि आपको इसमें कहाँ पे कंफर्ट होता है, तो हम लोग ज़्यादातर अपना टेक्निकल देखते हैं, चार्ट को देखते हैं। चार्ट अगर सही है तो ये मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल भी इसका आज अगर अच्छा नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। और फंडामेंटल अगर चार्ट गड़बड़ आ जाता है तो इसका मतलब फंडामेंटल कहीं ना कहीं आने वाले समय में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो चीज़ें सबका अपना अलग अलग दायरा, और ये तीनों चीज़ें मिल के कंप्लीट मार्केट में काम करती है। इसलिए आप किसी एक चीज़ को अगर पकड़ते हैं कि चलो हम फंडामेंटल देखते हैं, आप उसी पे बिलीव करिए, सिर्फ फंडामेंटल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैटर्न को अपने आप रिलेट कर लेता है। अगर आप पैटर्न को रिलेट कर पकड़ के चलते हैं तो वो फंडामेंटल को रिलेट करता है। फिर आप फंडामेंटल ना भी देखेंगे, पैटर्न पे एक्सपर्टाइज कर लेंगे अपने आप को, तो फंडामेंटल अपने आप को आपको आ जाएगा। आप देखते हैं जल्दी में फंडामेंटल नहीं देखता। तीसरी बात है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बेहतर चीज़ है। इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल और चार्ट वगैरह बेहतर होते हैं, ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को बेहतर होता है। तो आपका पर्पज़ क्या है, ये आप पहले अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को पहचानिए कि आपका पर्पज़ क्या है।
है ना। आप अगर यही चक्कर में पड़ जाएंगे कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा काम करती या बेस्ट मिलेगी वही करूँगा, तो बेस्ट का डिफिनेशन सर आज तक कभी कुछ मिला नहीं। बेस्ट में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बेस्ट कहते किसको है। लोग कहते थे कि देखो फलाना खिलाड़ी बहुत अच्छा है, अब उस पेले बहुत बढ़िया है, पेले के बाद आगे रोनाल्डो, अब वो बेस्ट हो गया, रोनाल्डो मेसी ये बेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब आप बेस्ट किसको मानते हैं, समय के साथ बेस्ट की डेफिनेशन बदल जाता है, बात समझ रहे ना। तो चीज़ें वही टाइप की होती है, आपको यहाँ पे तीनों को एक तीसरे से रिलेट करता है। आप किसी एक को भी अगर एक्सपर्टीज कर लेते हैं तो तीसरा अपने आप उसको समझना स्टार्ट कर देंगे, खुद वो खुद पता चल जाएगा मार्केट में। तो ये सवाल जो है ना कि कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ें काम करती हैं, तो सर सब लोगों के लिए, जैसे मुझे रसगुल्ला पसंद है, आपको हो सकता है रसमलाई पसंद होगा, बात समझ रहे हैं। क्या मिठाई नहीं है तो वो भी मिठाई है ना। तो आपका टेस्ट अलग है, हमारा टेस्ट अलग है, चीज़ें काम सेम करती है, मीठा ही लगेगा, पेट ही भरेगा, बात समझ रहे हैं आप। तो आपको एक्सपर्टीज होना है किसी एक चीज़ पे, सब पे मत होइए, क्योंकि सब पे होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सब पे होने की कोशिश भी नहीं करना, किसी एक को एक्सपर्टीज हो जाइए, किसी एक में सारे काम अपने आप हो जाएंगे। और ये सवाल का जवाब मैं अपने व्यूअर से भी जानना चाहूँगा कि जो मैं इनको बता रहा हूँ, जो मैं इनको समझा रहा हूँ, क्या गलत समझा रहा हूँ। अगर गलत समझा रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर सही समझा पा रहा हूँ तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, और अगला सवाल जो है वो संजय मिश्रा जी का सहरसा बिहार से है, और ये लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, आई हैव परचेज रिसेंटली, ये लिख रहे हैं रिसेंटली जो है इन्होंने कुछ खरीदे हैं। चंबल फर्टिलाइजर 391 पे, देवयानी 172 पे, बजाज कंज्यूमर 200 पे खरीदा हुआ है, ब्राइट कॉम को 200 रुपये 172 के आसपास में खरीदा है, ग्रिप्स कॉटन 136 पर, जी इंटरटेनमेंट 340 पे। प्लीज़ प्रोवाइड मी एक्सेलेंट टारगेट and in all these stock, which stock are in downtrend and uptrend? In all these stock, which stock are in downtown trend and uptrend, मतलब डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड? प्लीज सजेस्ट मी आल्सो, थैंक्स रिगार्ड्स। सारे स्टॉक्स तो आपको सर नीचे के भाव पे मिलेंगे, डाउन ट्रेंड में ये भी मिलेंगे, है ना। अभी तो सारे डाउन ट्रेंड में ही मिलेंगे आपको, चाहे जो आपका चंबल फर्टिलाइजर नीचे आ रहा है, देख रहे हैं ये नीचे आ रहा है, तो आपने खरीदा है इसको 391 भाव पे, वही प्राइस पे चल रहा है 6-5 में। इसका स्टॉप लॉस 360 रुपये का लगेगा। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो 360 का लगेगा। 420 के ऊपर जाने के बाद आपको ये 460 से 480 तक के टारगेट बताएगा। देवयानी पे कभी भी मैं शॉर्ट टर्म का सलाह किसी को नहीं देता। मैं कहता हूँ देवयानी को जब भी आप रखें तो लंबे टर्म के लिए रखें। देवयानी में 172 की आपकी प्राइस है देवयानी में, और 172 ठीक अपने उसी सपोर्ट एरिया पर देवयानी आके खड़ा हुआ है 172 के आसपास में। तो अभी आप खोने को इसमें कुछ है नहीं है, इसलिए अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 150 रुपये का लगा लीजिए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए देवयानी को मत रखिए, इसको हमेशा बाय ऑन डीप करिए, थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखिए, आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। 180 से 85 के ऊपर जाएगा तो 200 तक के टारगेट दिखा सकता है। बजाज कंज्यूमर मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए बजाज कंज्यूमर में, और मेरा लगभग 1 से 2.5 टारगेट भी यहाँ पे बजाज कंज्यूमर में आ चुका है। अभी देखिए बजाज कंज्यूमर 201, मैंने इसी जगह पे आपको सारे लोगों को शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ था, 200 पे आपने लिया हुआ है, उसी के आसपास प्राइस चल रहा है। रेजिस्टेंस 210 रुपये के आसपास का है, 208 से 210 का एक रेजिस्टेंस है, जल्द ही ब्रेकआउट दे सकता है बजाज कंज्यूमर ऊपर 220 से 230 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 185 रुपये का लगा के आपको चलना होगा बजाज कंज्यूमर में। ब्राइट कॉम को आपने लिया हुआ है, ब्राइट कॉम ग्रुप 172 के भाव पे आपने ब्राइट कॉम लिया, 196 चल रहा है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस 175 रुपये का लगा के आप रख सकते हैं। ऊपर इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो है 205 रुपये का, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो 220 के टारगेट ब्राइट कॉम में आपको मिल जाएंगे। ग्रिप्स कॉटन, ये शायद पिछले बार भी किसी ने पूछा था ग्रिप्स कॉटन, और मैंने इधर शॉर्ट टर्म कॉल भी ग्रिप्स कॉटन के बना के शायद दिए थे। प्राइस जो चल रहा है 136 रुपये का चल रहा है, और उसी के आसपास 136 पे आपने लिया, 137 पे चल रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस 130 रुपये, 125 से 130 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर 145 का रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस एरिया अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो 160 तक के टारगेट ग्रिप्स कॉटन में आपको देखने को मिल जाएंगे। जील इंटरटेनमेंट यानी जील को आपने लिया हुआ, क्या दिक्कत है सर जील में लिया? कोई बात देखिए क्या शानदार ब्रेकआउट आया था। अब यहाँ से जो स्टॉक 300 रुपये से 370 रुपये चला तो वो प्रॉफिट बुक नहीं होगा तो क्या होगा? 340 पे लिया, 342 के आसपास का प्राइस है। स्टॉप लॉस आपको जो लगेगा 315 रुपये के आसपास में लगेगा। रेजिस्टेंस 365 का, अगर वो ब्रेक होता है तो 380 से 390 तक के टारगेट जीन में आपको देखने को मिल जाएंगे। देन इनके बाद इन्होंने लिखा है कि सर व्हाट इज योर व्यू, शुड आई इन्वेस्ट 50,000 आफ्टर द करेक्शन आवर वेट फॉर सम टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम टू? बिल्कुल कर सकते हैं वेट, आप करेंट भाव पे भी लगा सकते हैं। देखिए
जो भी स्टॉक आपने रखा हो, मैं कहता हूँ कि आपने 50,000 रुपये लगाना, आपने क्लियर कर लिया एक माइंड कितना पैसा लगाना है, तो इसका जो है ना 20% अभी लगा लीजिए। अगर ये आपको और नीचे मिलता है तो देन फिर 20% लगा लीजिए, अगर और नीचे मिलता है तो बाकी बचा 10% भी इसमें ठोक दीजिए, यानी कि 20,000 लगाइए, फिर 20,000 लगाइए, फिर 10,000 लगा लीजिए। ये नीचे के भाव पे मान लीजिए 20% अभी लगा दिया और ये नीचे नहीं आया और ये ऊपर चला जाए, तो आप कहेंगे कि अरे यार आपने तो बोला ये, तो जब ये ऊपर निकल रहा होगा, ब्रेकआउट दे रहा होगा, तो देन बचा हुआ पैसा लगा दीजिए। फिर अगर ये करेक्शन यहाँ से करता है, देन बचा हुआ पैसा लगाइए, यहीं से और ऊपर जाता है तो फिर बाकी बचा हुआ पैसा लगा के छोड़ दिए, यानी कि अलग अलग भाव पे आप ले सकते हैं। 50,000 को इस तरह से अलग अलग इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो ये है संजय मिश्रा जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब, ज़रूर फीडबैक दें। अब देखते हैं अगला सवाल किनका है, और अगला सवाल है रीना कुमारी, भागलपुर बिहार से लिख रही है रीना कुमारी जी। और रीना कुमारी जी का जो सवाल है सबसे पहले लिख रही है, आई है परचेज केपिट @475 475 पे लिया है, कैनरा बैंक 198 पे लिया है, रेन इंडस्ट्री 210 पे, जेंसार टेक्नोलॉजी 464, बिरला सॉफ्ट 495 पे। प्लीज़ प्रोवाइड एक्सेलेंट टारगेट, रीना कुमारी भागलपुर से। ओके, तो आपने केपिट लिया, अभी तो केपिट में बने रहना चाहिए क्योंकि आईटी में ही आपको ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 475 पे लिया, 480 का प्राइस चल रहा है कि स्टॉप लॉस अगर आपको लगा, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा बनता है 440 का, मेरे ख्याल से 470 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहाँ पे वो खड़ा है। अगर ये 470 को ब्रेक करेगा तो 460 तक गिर सकता है, 440 इसलिए थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस बन सकता है। ऊपर 510 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 540 तक के टारगेट आपको केपिट में दिखा सकता है। केनरा बैंक की बात करें, आपने लिया हुआ है 198 पे केनरा बैंक, और देखिए केनरा बैंक में कि जो हिसाब है ये हॉकी पैटर्न बना हुआ है और 198 पे लिया, तो 200 रुपये का एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगाइए, 198 का ही लगा लीजिए। अपना जो बाइंग प्राइस है कॉस्ट टू कॉस्ट रख लीजिए। ऊपर 205 से 210 का रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक कर जाएगा तो देन 220 से 230 के टारगेट बनेंगे केनरा बैंक में। रेन इंडस्ट्रीज आपने लिया हुआ है 210 के आसपास में, 210, अभी 214 चल रहा है सर, मैम स्टॉप लॉस 210 का ही लगा के रखिए। ऊपर 220 के ऊपर निकलता है अगर ये दोबारा से, तो 230 तक के टारगेट आपको आराम से रेंज में मिल जाएगा। और थोड़ा नीचे भी लगा लेंगे ना, अगर 200 के आसपास नहीं लगा के 190 लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ख़राब नहीं है। मार्केट में एक बाउंस जहाँ आया तो ये सब स्टॉक्स पहले भागना स्टार्ट करेगा। जेंसार टेक की बात करते हैं, जेंसार टेक्नोलॉजी आपने लिया हुआ 464 के आसपास में, तो कोई दिक्कत नहीं, 473 के आसपास की प्राइस चल रही है। इसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया ऊपर पे है जो कि 500 रुपये का राउंड नंबर आ रहा है। अगर ये 500 को ब्रेक करता है तो 520 540 मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 460 रुपये का जेंसार टेक में, जो आपका बाइंग प्राइस के जस्ट बिल्कुल नीचे है। बिरला सॉफ्ट आपने लिया हुआ है 495 के भाव पे। अब देखिए बिरला सॉफ्ट 495 पे लिया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 475 रुपये का, 500 510 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो 530 तक के टारगेट आपको दिखाई देगा बिरला सॉफ्ट में। तो ये है रीना कुमारी जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से लिख रहे हैं। सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से लिख रहे हैं, बाय वर्लपूल 1936, वर्लपूल को खरीदा 1936 पे, सिगाची को 443 पे लिया है, ज्योति लैब 148 पे। थैंक यू सर। आर एन टर्प में लेवल बताने के लिए मैं बाय प्राइस 28 रुपये 60 पैसा, 500 क्वान्टिटी एंड एग्जिट 75 पैसा। ओके, बहुत बढ़िया, 28 रुपये 60 पैसा पे लिया आपने, और ये इसमें राजदर्शन यूनिवर्सिटी में, और निकल गए आप 75 रुपये पे, बहुत बिल्कुल टॉप पे आप निकले हैं, और 28 रुपये 60 पैसे पे आपने लिया था एंट्री, बहुत सुंदर। तो एंजॉय करिए प्रॉफिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने वर्लपूल लिया हुआ है 1936 पे, तो कोई दिक्कत नहीं। वर्लपूल जैसा स्टॉक अभी तो हम लोगों ने बात किया ना कि थोड़ा नीचे मिले, एवरेज करके चल सकते हैं वर्लपूल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहें 1750 रुपये का लगेगा, 1780 का लगेगा, लेकिन नीचे आने पे इसको एवरेज करना चाहिए सभी स्टॉक्स को। सुनील जी 1900 के ऊपर निकलेगा तो 2000 टारगेट आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। सिगाची, अभी तो सिगाची का आईपीओ रिसेंटली आया ही है सर, तो सिगाची आपने 443 पे लिया है, तो स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, 380 का रुपये का लगाइए, 420 के ऊपर निकलेगा तो 440 और 450 के टारगेट सिगाची में मिल जाएंगे। ज्योति लैब, तो ज्योति लैब आपने लिया है 148 के आसपास में, बहुत बढ़िया, और अभी चल रहा है 143, तो कोई दिक्कत नहीं। ज्योति लैब में बिल्कुल ऊपर से एक रिजेक्शन मिला है, एक स्टॉप लॉस लगाना होगा तो आप लगाएंगे 135 के आसपास में, होल्ड रखिए 135 का। ऊपर 150 का रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो ब्रेक होगा तो दोबारा से फिर अपने रनिंग में आ जाएगा, 160 से 65 के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो ये था सुनील शर्मा जी का सवाल पे मेरा अपना जवाब। अब ये अंतिम सवाल था, तो आपके सवाल मेरे जवाब का 147 एपिसोड आज कंप्लीट हो गया।
गया दोस्तों, जो हर सैटरडे को लेकर आता हूँ, जहाँ पे लोग अपने सवाल भेजते हैं और मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होती है, मैं सिर्फ अपना व्यू बताने की कोशिश करता हूँ। तो जुड़े रहें, देखते रहें, फीडबैक जरूर दें। और आज आरके ट्रेडिंग चैनल पे यूट्यूब लाइव सेशन, जैसा कि मैं महीने में 2 बार आता हूँ संडे को, तो यहाँ पर इस बार का जो टॉपिक है वो है बदलता ब्लू चिप। जरूर ज्वाइन करें रात 9 बजे आरके ट्रेडिंग चैनल पे लाइव सेशन में। तो चलिए अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपके सवाल मेरे जवाब का एक 147 एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।